Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. A timely halt on the हल्द्वानी eviction issue. ठीक है, a timely halt मतलब सही समय पे किसी चीज़ को रोक दिया गया है. ठीक है, टाइमली मतलब सही समय पे, हॉल्ट मतलब रोक देना. ऑन द हल्द्वानी, हल्द्वानी एक प्लेस है उत्तराखंड में. ठीक है, इविक्शन मतलब कि किसी जगह से आप किसी को अगर निकालते हो तो उसे हम कहते हैं इविक्शन. ठीक है, इशू इज़ मुद्दा. ठीक है, मैंने पूरा आर्टिकल आपका हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है. ठीक है, तो हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ठीक है, इंग्लिश में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वी कैन लर्न इट फ्रॉम हिंदी एज वेल. ठीक है, सो आई हैव ट्रांसलेटेड द आर्टिकल इंटायरली इन हिंदी ऑल्सो. ठीक है, समय पर रोक हल्द्वानी में बेदखली का मुद्दा. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मस्ट ले डाउन रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस. ठीक है, रिहैबिलिटेशन इज पुनः निर्वास मतलब कहीं किसी जगह से आप किसी को निकालते हो तो जब आप उनको किसी अन्य जगह पे रहने का इंतज़ाम करके देते हो तो उसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक स्थानों में बेदखली के बाद पुनः निर्वास के लिए मापदंड निर्धारित करने चाहिए. ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑथर सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि जब किसी पब्लिक स्पेसेस मतलब जो कि गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है जिस जगह पे, अगर वहाँ से आप अगर लोगों को निकालते हो तो उन्हें फिर से रिहैबिलिटेट करना चाहिए. आपको रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ देना चाहिए. उसके रिगार्डिंग क्या नॉर्म्स होने चाहिए, किस प्रोविजंस के अंदर, किस नॉर्म्स के अंदर आप उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे रखोगे, तो वो सभी चीज़ें आपको नॉर्म्स बनाने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट को ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं ऑथर. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन इज़ दखल देना हैज़ हॉल्टेड. तो सुप्रीम कोर्ट की दखल ने रोक दिया है किस चीज़ को, फोर्सेबल एविक्शन ऑफ सम 50,000 पीपल फ्रॉम हल्द्वानी. तो ज़बरदस्ती, फोर्सेबल इज़ जबरन, लोगों को इविक्ट करा जाना था, इविक्शन किया जा रहा था, लोगों को निकाला जा रहा था. ऑफ सम मतलब कुछ 50,000 के आसपास लोगों को हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से निकाला जा रहा था. वेयर द ऑक्यूपेंट्स आर अक्यूज्ड ऑफ, मतलब ऑक्यूपेंट्स मतलब जिस जगह को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था. ठीक है, उसे जिन लोगों ने उसको ऑक्यूपाई किया था उसे कहते हैं हम ऑक्यूपेंट्स. तो जहाँ पे ऑक्यूपेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, अक्यूज्ड ऑफ मतलब उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था किस चीज़ का, स्क्वैटिंग ऑन रेलवे प्रॉपर्टी फॉर डिकेड्स. ठीक है, स्क्वैटिंग का मतलब होता है अनलॉफुल ऑक्यूपाई ऑफ एन अनइनहेबिटेटेड बिल्डिंग और सेटल ऑन अ पीस ऑफ लैंड. ठीक है, मतलब अनलॉफुली अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हो जो कि अनइनहेबिटेड है. अनइनहेबिटेटेड मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है. ठीक है, अनइनहेबिटेटेड, या फिर किसी जगह पे पीस ऑफ लैंड पे जहाँ पे कोई रहता नहीं है. ठीक है, उसे हम कहते हैं स्क्वैट करना. ठीक है, स्क्वैट नाउन फॉर्म है. ठीक है, स्क्वाटिंग का नाउन फॉर्म है स्क्वैट. ठीक है, आपका वो स्क्वैट वो वाला नहीं है जो आप एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पे स्क्वैटिंग का मतलब है ये. ठीक है, ओके. तो रेलवे की जो प्रॉपर्टी थी हल्द्वानी में, वहाँ पे लोग रह रहे थे फॉर डिकेड्स. मतलब एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल. डिकेड्स मतलब कई दशकों से रह रहे थे. ठीक है, तो उनको वहाँ से ज़बरन निकाला जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया. ठीक है, उन्होंने इंटरवीन करके रोक दिया. ठीक है, इंटरवेंशन ऑफिशियल वर्ड होता है, दखल देने का, किसी भी चीज़ को रोकने का ऑफिशियल वर्ड होता है इंटरवेन. ठीक है, इंटरवीन करना. ठीक है, तो इंटरवेंशन आपको क्लोज टेस्ट में ये वर्ड बहुत ही हेल्प करेगा. ठीक है, तो हमें एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ सभी ग्रामर की चीज़ें भी याद करनी होंगी. ठीक है, द उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज़ टेकन अ टफ स्टैंड, मतलब उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया है किनके खिलाफ, अगेंस्ट द रेसिडेंट्स. तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे, रहने वाले थे, रेसिडेंट्स मतलब वहाँ पे जो रहते हैं, उनके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब उनके खिलाफ एक कड़ा फैसला लिया. एंड पास्ड अ स्लीव ऑफ डायरेक्शंस. ठीक है, स्लीव का मतलब है वॉयलेंट, अनकंट्रोलेबल, मतलब बहुत ही कड़े डायरेक्शंस उनके खिलाफ पास किए गए. ठीक है,
स्लीव मतलब बहुत ही वॉयलेंट, अनकंट्रोलेबल, तो बहुत ही वॉयलेंट डायरेक्शंस मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस उनके खिलाफ पास किए गए। दैट कौन से थे वो स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस, दैट डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वो डायरेक्शंस थे कि वुड हैव एंटेल्ड देयर एविक्शन, एंटेल्ड मतलब इन्वॉल्व समथिंग एज अ नेसेसरी और इनएविटेबल पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये बहुत ही नेसेसरी है और ये करना ही करना है। इनएविटेबल मतलब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ को तो होना ही है। तो किस चीज़ को होना है, इनका एविक्शन होना ही है विद इन अ वीक। तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजंस दिए कि किसी भी हालत में इन रेसिडेंट्स का एविक्शन होना ही चाहिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन अ वीक मतलब 1 हफ्ते के अंदर इनका एविक्शन किसी भी हालत में होना है। एंटेल्ड मतलब होना ही, इस चीज़ को हम टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। ओके तो इनका एविक्शन 1 वीक में होना ही है, बैक्ड बाय फोर्स इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। और ये बैक्ड बाय मतलब किस चीज़ का सपोर्ट था इस डिसीजन को कि कैसे निकालेंगे हम लोग इन्हें। अगर ये हमारे कहने से अगर ये लोग वहाँ से नहीं हटते हैं तो हम फोर्स को लगाएंगे, मतलब पुलिस फोर्स भी आएगी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आएंगी अगर वहाँ से लोग नहीं उठते हैं तो, ठीक है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट बेंच अंडरस्कोर मतलब एम्फसाइज करना, ठीक है। तो हाई कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने ये सिग्निफाई किया है, एम्फसाइज किया है कि, ठीक है, इट इज़ सिग्निफिकेंट मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने एम्फेसाइज की है बेंच ने, दैट ह्यूमन एंगल टू द इशू, दैट द बेंच अंडरस्कोर्ड ह्यूमन एंगल। यहाँ पे बेंच किस लिए यूज़ किया है, कौन से कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है। बेंच मतलब अ ग्रुप ऑफ जजेस, 3 या 4 जजेस का जो ग्रुप होता है उसे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एम्फेसाइज किया है, बहुत ही ज़ोर देकर कहा है कि इस इशू पे ह्यूमन एंगल को भी देखना चाहिए, मतलब इंसानियत वाले एंगल को देख के उन्होंने कहा है कि इस इशू पे अंडरस्कोर्ड द ह्यूमन एंगल टू द इशू, मतलब इस इशू पे इंसानियत वाला एंगल हमें देखना चाहिए। एंड स्पोक अबाउट द नीड फॉर रिहैबिलिटेशन, और क्या कहा है कि इस केस में रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है बिफोर एविक्शन वाइल स्टेइंग द ऑर्डर। स्टेइंग द ऑर्डर मतलब स्टे करना, किसी भी ऑर्डर को स्टे करना मतलब उस ऑर्डर को वहीं पे रोक देना, ठीक है। वो ऑर्डर जो भी पास हुआ है इस उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा, तो उस ऑर्डर को वहीं पे रोक दिया गया है। अब फ़िलहाल उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस पर कोर्ट पे दलीलें पेश होंगी, फिर उसके बाद कुछ डिसीजन नहीं जाएगा। और इनके एविक्शन से, आप जब हल्द्वानी में ये जो लोग थे जो डिकेट्स से रह रहे थे, तो इन लोगों को उस जगह से निकालने से पहले आपको रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ को देखना होगा, इनको आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी होंगी, इनका आपको पुनः जो इनका ये होगा फिर से जहाँ पे वो रहेंगे, ठीक है, पुनर्निर्वास, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ देख के ही आपको इनका एविक्शन करना है, ऐसे आप इनका एविक्शन नहीं कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। मैंने वोकैबुलरी इसी पेज पे जोड़ दी है ताकि आप जब भी यहाँ पे वर्ड्स पढ़ें तो आपको वो समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ओके, हिंदी में आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप से उत्तराखंड में हल्द्वानी में लगभग 50,000 लोगों की जबरन बेदखली पर रोक लगा दी है। कब्जादारियों पर दशकों से रेलवे की संपत्ति पर कब्जा जमाने का आरोप है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि निर्वासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे कई दिशा निर्देश जारी किए थे जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती सहित सुरक्षा बलों के सहयोग से 1 सप्ताह के भीतर उनके बेदखली के लिए ज़रूरी थे, ठीक है। तो उन्होंने सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लिए थे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बात ज़रूरी है कि द बेंच अंडरस्कोर्ड द ह्यूमन एंगल टू द इशू एंड स्पोक, ये तो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ दिया कि बेंच ने ह्यूमन एंगल को भी देखा। इन एन अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, मतलब जब आप फिर से एक लीगल एक्शन लेने का प्रोसेस आप कोर्ट में दाखिल करते हो तो उसे हम कहते हैं लिटिगेशन, ठीक है। तो इन एन अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन मतलब जो पिछली सुनवाई हुई थी
ओवर द सेम लैंड, मतलब उसी जगह पे जो पिछली बारी सुनवाई हुई थी तब, विच एडजर्न्स, एडजर्न्स मतलब उसको एडजॉर्न करना, मतलब उसको समाप्त कर दिया था। किस चीज़ को? द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन कोर्ट, मतलब लोगों के दलीलों को, उस लिटिगेशन को, मतलब जो लोगों ने कहा था कि एक प्रोसेस लिया जाए, एक उन्होंने कि हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह दी जाए, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास जो लोग रह रहे थे, तो उनके दलीलों को एडजर्न कर दिया था। एडजर्न नहीं है, सॉरी, आई एम रीडिंग इट रॉन्ग। जो मैंने जो इग्नोर कर देना इज ADJOURN, एडजर्न। दिस इज एडजॉइंस, एडजॉइंस मतलब दो चीज़ों को ज्वाइन करना। सॉरी सॉरी, ओके, let me read it once again. In an earlier round of litigation over the same land which adjoins the हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, adjoins मतलब जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है ये जो लैंड, उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि कोर्ट ऑर्डर्स हैड अलाउड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट के नज़रिए से हम इस केस को देखेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। किसके अंडर? पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971। तो ये एक एक्ट का नाम है जिसमें ऐसे जो लोग होते हैं अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, उनको कैसे पुनर्निर्वास किया जाए, वैसे सब इस एक्ट में लिखा गया है। तो उस एक्ट के अंदर हम इस केस की सुनवाई करेंगे जो कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और उससे एडजॉइन होती, मतलब उससे जुड़ी हुई लैंड है, उस केस पे हम इस एक्ट के अंदर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, टू बी कंप्लीटेड, इस एक्ट के अंदर ये कार्रवाई कंप्लीट करेंगे हम लोग। दिस टाइम टू, इस बार भी, इट वॉज ऑन एन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट हाई कोर्ट हैज़ पास्ड इट्स ऑर्डर। इस बार भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, रेफर्स टू द लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब द प्रोसेस टेकिंग ऑफ लीगल एक्शन। तो PIL का मतलब होता है, PIL रेफर्स टू द लिटिगेशन अंडरटेकन टू सिक्योर पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है, लीगल एक्शन लिया जाता है, उसे कहते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेट, और ये क्या दिखाता है? द अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस टू सोशली डिसएडवांटेज्ड पार्टीज, मतलब किसी के साथ भी अगर इनजस्टिस होता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हम लोग केस दाखिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस बार भी एक PIL आई थी कोर्ट के पास कि इस मुद्दे पे चर्चा हो, इस मुद्दे पे एक्शन लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जवाब में ही ये ऑर्डर्स को पास किए हैं और इस एक्ट के तहत ही सभी कुछ काम हुआ है, ऐसा जानकारी दी गई है। ठीक है, गैरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए बेदखली से पहले पुनर्निर्वास की ज़रूरत के बारे में बात की। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इज़ एडजॉइंट्स, ठीक है, मतलब उससे आसपास का इलाका। तो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी उस ज़मीन के बारे में पूर्व में की गई मुकदमेबाजी के दौर में अदालत के आदेशों ने सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत कब्जादारियों का निष्कासन अधिनियम 1971 के तहत व्यक्तिगत कब्जादारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की इजाज़त दी थी। मतलब पिछले बार भी जब कोर्ट में इस रेलवे स्टेशन के रिगार्डिंग और उससे रिलेटेड जो लैंड है केस आया था, तो उन्होंने इस एक्ट के तहत पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट 1971 के तहत ही कार्रवाई की थी, कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी थी कोर्ट ने। इस बार भी एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था। ठीक है, तो मतलब सभी एक्ट के रिगार्डिंग ही डिसीजंस लिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, द हाई कोर्ट्स डिटेल जजमेंट, तो हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उत्तराखंड हाई कोर्ट की, वो हमें दिखाती है कि शोज़ दैट द रेसिडेंट्स क्लेम इज़ ट्रेसेबल टू अ 1907 ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स ने ये जो जनहित याचिका जाहिर की थी और ये जो कोर्ट पे केस चल रहा है, तो इनका जो ये क्लेम है इस लैंड के ऊपर, तो ये कब कहाँ से हमें ये क्लेम मिल सकता है? ट्रेसेबल मतलब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है? एक 1907 में ऑफिस मेमोरेंडम करके एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ से हमें इसके होने की सबूत मिल सकते हैं, इस चीज़ के होने के सबूत मिल सकते हैं।
ये मेमोरेंडम क्या कहता है, दैट सेज द एरिया मैनेज्ड अंडर रूल्स पर्टेनिंग टू न्यू नजोल लैंड। ठीक है, मतलब उस मेमोरेंडम में क्या लिखा गया था कि वो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का जो एरिया है, मतलब जहाँ पे ये लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था, तो उस एरिया को नजुल लैंड के रूल्स के अंडर हम लोग मेंटेन किया जा रहा है, ऐसा उस डॉक्यूमेंट में लिखा है 1907 के डॉक्यूमेंट। अब नजल लैंड क्या है? नजूल लैंड मींस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट लैंड। ये एक गवर्नमेंट लैंड है जो कि यूज़ की जाती है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, सच एज कौन से हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस? बिल्डिंग रोड्स, मार्केट, प्ले ग्राउंड और एनी अदर पब्लिक पर्पस। ठीक है, मतलब और कोई भी पब्लिक के यूज़ के रिलेटेड ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं। ठीक है, और एनी अदर पब्लिक पर्पस और द नजुल लैंड विच हैज़ पोटेंशियल फॉर सच यूज इन फ्यूचर इंक्लूडिंग सच लैंड्स ग्रांटेड ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लीज और ऑन नो कंपेंसेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो अभी यूज़ किया जाता है इन सब की चीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए, आने वाले समय पे फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सकता है उस लैंड को। तो उस ज़मीन को हम कहते हैं नजुल लैंड। ठीक है, जो गवर्नमेंट की है और ये सब चीज़ों को बनाया जाता है या फिर आने वाले समय में बनाने की प्लानिंग होती है, उससे हम कहते हैं, उस ज़मीन को हम कहते हैं नजुल लैंड। ठीक है, तो कहा गया था कि इस डॉक्यूमेंट में ये जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का एरिया है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तो ये नजुल लैंड के रूल्स ऑन रेगुलेशंस के हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो उन्होंने तो फिर लोगों ने तो ये डॉक्यूमेंट दिखाया था नजरलैंड का, पर कोर्ट ने कहा कि ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, बट बस एक ये कम्युनिकेशन एंड हाउ टू मैनेज द लैंड। तो लोगों ने कहा कि भाई आप एग्रीकल्चरल लैंड को तो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है, तो हम भी तो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से ही है ना, हम भी तो वहाँ पे रह ही रहे हैं, आपको रोड मार्केट बनाना है, हमने घर बना दिया। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, ये तो सिर्फ कहता है, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन, ये बातचीत है किसके रिगार्डिंग, हाउ टू मैनेज द लैंड, कि उस एरिया को कैसे मैनेज किया जाए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया नहीं है। तो कोर्ट ने ऐसा कह दिया। ठीक है, द लैंड एंड इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग इट एज अ नजर लैंड, दैट इज लैंड दैट हैज़ फॉलन इन टू हैंड्स ऑफ द स्टेट बाय एस्चेट। और कहा कि ये एक नजर लैंड नहीं है, ये तो लैंड बाय एस्चीट है। एस्चीट का मतलब होता है द रिवर्शन ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्टेट। रिवर्शन मतलब फिर से गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है ऑन द ओनर्स डाइंग विदाउट लीगल हेयर्स। मतलब उस ज़मीन का जो मालिक होता है जब वो मर जाता है तो उसके कोई हेयर्स, लीगल हेयर्स मतलब उनके कोई वारिसदार नहीं होते हैं। तो जब ऐसा पर्सन जो मर जाता है जिसका कोई वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी सीधा गवर्नमेंट की हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये नजुल लैंड नहीं है, ये तो लैंड बाय एस्टेट है, तो हमें ये लैंड ऐसे मिली है, ठीक है, जिस लैंड का कोई ओनर नहीं था और ये अब गवर्नमेंट की हो गई है, ये नजुल लैंड नहीं है, ऐसा उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने कहा। एज वन ऑफ द नजुल रूल्स इज दैट देयर कैनॉट बी सील और लीज, द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल द क्लेम्स मेड बाय डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कह ही रहे हो तो कि नजुल लैंड है, पर नजुल लैंड में तो ऐसा, नजुल रूल्स में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि आप अगर कोई लैंड नजुल लैंड है तो उसको आप सेल, लीज, रेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देयर कैनॉट बी लीज और सेल। तो कहा कि नजुल रूल्स के खिलाफ से सेल और लीज नहीं हो सकता है, पर आप तो कह रहे हो कि सेल लीज हुई है इस लैंड की, तो ये नजुल लैंड नहीं है। और कोर्ट ने सारे क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया उन ऑक्यूपेंट्स ने जो किए थे, बेस्ड ऑन द परपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर लीज, सेल एंड इन सम केसेस परचेज थ्रू ऑक्शन। तो लोगों ने दिखाया था कि देखो हमने लीज से लिया है, कुछ लोगों ने दिखाया कि हमने सेल कर दिया है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने परचेज़ किया था, परचेज एग्रीमेंट्स दिखाए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, नजुल लैंड जो होती है ना, उसमें सेल, लीज़ और ये सब नहीं होता है, इसीलिए अगर आप कह रहे हो कि हमने सेल लीज़ किया है तो आपके सारे क्लेम्स को हम खारिज कर देते हैं, ये तो नजुल लैंड के रूल्स के ख़िलाफ़ है और ये सब नल एंड वॉइड है, ये डॉक्यूमेंट्स अब काम के नहीं आएंगे, बिकॉज ये अब लैंड बाय एस्चीट है। ठीक है, होप ये क्लियर है आपको ये पैराग्राफ। ठीक है, हाईकोर्ट के विस्तृत फैसले से पता चलता है कि निर्वासियों के दावे का आधार 1907 का एक कार्यालय ज्ञापन ऑफिस
मेमोरेंडम है जो यह कहता है कि इस इलाके का प्रबंधन नज़ूल की ज़मीन से संबंधित नियमों के तहत किया जाना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि उक्त ज्ञापन कोई सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सूचना भर था कि उस ज़मीन का प्रबंधन कैसे किया जाए, और उसका आशय इससे नज़ूल की ज़मीन यानी वह ज़मीन जो लावारिस राजगामी संपत्ति एस्टेट होने की वजह से राज्यों के हाथों में आ गई है, घोषित करना नहीं है। मतलब हम उसे नज़ुल लैंड अब घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो ये लैंड अब लैंड बाय एस्टेट है। ठीक है, बस इतना कह रहे हैं। चूँकि नज़ुल के कई नियमों में एक नियम है, यह भी है कि उसकी बिक्री उसका पट्टा नहीं हो सकता। अदालत ने पट्टे, बिक्री और कुछ मामलों में नीलामी के ज़रिए खरीद के कथित दस्तावेज़ों के आधार पर उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज कर दिया है। जब लोगों ने प्रेजेंट किया कि देखो हमने ये लीज़ पर लिया है, ये सेल किया है, ये ऑक्शन पेपर्स है, तो भाई उन्होंने कहा कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो नज़ुल लैंड नहीं है, बिकॉज नज़ुल लैंड का ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे सब सेल, परचेज, लीज़ ये सब नहीं होते हैं नज़ुल लैंड का, और अब ये लैंड बाय एस्टेट बन गई है। ठीक है, तो आपके सभी दावों को हम खारिज कर दे रहे हैं। Conflicts between occupants of public land and the state wants to reclaim the land are a never ending saga in country। तो ये जो कहानी है ना, जो पब्लिक की लैंड होती है, फिर स्टेट कहता है कि नहीं ये हमारी है, फिर वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारी है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला सागा है। सागा मतलब एक लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट्स, मतलब एक गाथा है जो कि लंबे समय से चलती आ रही है हमारे देश में। ठीक है, अ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, घरों की कमी, एज वेल एज इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट टू शेल्टर, मतलब राइट टू शेल्टर को कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, मीन्स दैट लार्ज मासेस ऑफ पीपल एनक्रोच ऑन द वेकेंट लैंड। ठीक है, तो लोग एनक्रोच करते हैं, मतलब ग्रेजुअली बियॉन्ड यूजुअल और एक्सेप्टेबल लिमिट्स, मतलब जितना लिमिट होता है उसके बियॉन्ड लोग चले जाते हैं। इस जगह पे इतना ही लिमिट होता है तो आप और 10 फीट आगे चले जाते हो और उस पर कब्ज़ा कर लेते हो। तो ये सब क्यों करते हैं लोग? हाउसिंग की शॉर्टेज है, इनएडिक्वेट एज वेल एज शॉर्टेज है हाउसिंग की, और इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब लोग राइट टू शेल्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए लोग ऐसा एनक्रोचमेंट करते आ रहे हैं। दिस ऑफन लीड्स टू, तो इसकी वजह से क्या होता है, अटेम्प्ट्स टू इविक्ट द ऑक्यूपेंट्स एंड स्पॉन्स लिटिगेशन। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, इविक्ट करना पड़ता है, लोगों को निकालना पड़ता है वहाँ से ऑक्यूपेंट्स को, और ये चीज़ क्या करती है, स्पॉन्स मतलब ग्रो करती है, क्या चीज़ को स्टार्ट कर देती है, स्पॉन मतलब यहाँ पे स्टार्ट। तो इस सब से क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर लिटिगेशन मतलब लीगल एक्शन, इस सब चीज़ों से स्टार्ट हो जाता है। लिटिगेशन मतलब लीगल एक्शन, ठीक है, लीगल प्रोसेस। तो लोगों को निकाला जाता है, फिर लोग वहाँ पे एक ऑर्डर लेके आते हैं, स्टे ऑर्डर, फिर वहाँ पे लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इनवेरिएबली there are claims of occupancy rights based on the long years of stay at the same land। तो लोग वहाँ पे किस चीज़ से अब लोग किस बेसिस पे वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई अब हम यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं, हमने पढ़ा था ना फॉर डिकेड्स, तो लोग कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं तो ये जगह हमारी ही होनी चाहिए। ठीक है, इस देश में सार्वजनिक ज़मीन के कब्ज़ादारियों और उस ज़मीन को वापस हासिल करने की चाहत रखने वाले राज्य के बीच संघर्ष एक कभी भी न ख़त्म होने वाली कहानी है। आवास की कमी और साथ ही आश्रय के अधिकार की अपर्याप्त मान्यता की वजह से बड़ी तादाद में लोग खाली ज़मीन पर अतिक्रमण करते हैं, भले ही वह ज़मीन जल निकाय के तल्ले पर हो या फिर सरकारी संपत्ति के रूप में। इसका हश्र अक्सर वहाँ रहने वाले लोगों को बेदखल करने की कोशिशों के रूप में होता है और मुकदमेबाजी की नौबत आती है। हमेशा एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने के आधार पर दखल के अधिकार के दावे किए जाते हैं। ठीक है, मतलब अब हम इस जगह पे बहुत साल से रह रहे हैं तो ये जगह हमारी ही हो गई।
ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं, ठीक है। देर आर कोर्ट जजमेंट्स, इस केस के ऊपर कोर्ट की जजमेंट्स आई, तो वो क्या स्ट्रेस करती हैं, स्ट्रेस मतलब किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हैं, रिहेबिलिटेशन मेजर्स पे, मतलब लोगों को आप पुनर्निर्वास करवा दो, एंड कंसल्टेशन विद द आउस्टीज बिफोर इलेक्शन। आउस्टीज मतलब जिनको निकाला जा रहा है, उनके साथ एक बार बातचीत कर लो, उनको बेदखल करने से पहले, ठीक है। Some courts have also recorded the view that the mandatory rehabilitation may prove to be an incentive for encroachment। तो कुछ कोर्ट्स ने तो ऐसा भी कहा है कि ये जो अगर हम लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स दिलवा देते हैं तो उन लोग को तो आदत पड़ जाएगी कि भाई देखो जहाँ पे भी खाली ज़मीन है हम वहाँ पे आके हड़प लेते हैं, फिर हमें आके गवर्नमेंट वहाँ से निकाल देगी, फिर हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर पे बेच दिया जाएगा और हमें फ्री पे जगह मिल जाएगी। इसलिए इससे लोग फिर और एनक्रोचमेंट करेंगे, मतलब घुसपैठी, इलीगल तरीके से और ज़्यादा लोग बनाते जाएंगे, ये उनके लिए एक इंसेंटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ कोर्ट्स ने कहा है। द हल्द्वानी इविक्शन एफर्ट हैज़ अनफॉर्चुनेट टेकन अ कम्युनल ओवरटोन। तो इस हल्द्वानी का ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें कम्युनल टोन आ गया, मतलब जातियों के ऊपर अब बातें आ गई हैं। एंड देयर अपीयर्स टू बी अ क्लैमोर। क्लैमोर का मतलब लाउड कन्फ्यूज नॉइज, स्पेशली दैट ऑफ पीपल शाउटिंग। तो कन्फ्यूज नॉइज जो कि बहुत ही चिल्ला रहे हैं उसको हम कहते हैं क्लैमर। तो ऐसी क्या खबरें आ रही हैं उड़ती उड़ती चिल्लाती हुई कि अर्ली इविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेजिडेंट्स, मतलब पहले दूसरे रेजिडेंट्स को बाद में निकाला जा रहा है, पहले मुस्लिम रेजिडेंट्स को उस एरिया से निकाला जा रहा है, ऐसी उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं, ठीक है। क्लैमोर मतलब ऐसी उड़ती उड़ती हुई बातें ज़ोर से आ रही हैं। इंडिया डज़ नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज इविक्टेड फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। तो इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है किस चीज़ में, जब किसी भी किन्हीं भी लोगों को पब्लिक स्पेस से निकाला जाता है तो उन्हें फिर अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर पे नहीं रखा जाता है, मतलब उनको पुनर्निर्वास नहीं करवाया जाता है, फिर उनकी तो जॉब चली जाएगी ना फिर। तो इंडिया का रिकॉर्ड ख़राब है इस चीज़ में, ठीक है। एंड दिस केस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, और ये केस सुप्रीम कोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी देता है किस चीज़ की, टू ले डाउन द लॉ ऑन मीनिंग फॉर रिहेबिलिटेशन। अब तो सुप्रीम कोर्ट को अब रिहेबिलिटेशन के ऊपर अब अपने लॉज को बनाना चाहिए, एज वेल एज इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट्स। तो प्रिवेंशन मतलब रोका जाए, एनक्रोचमेंट्स को मतलब जो दखल बिना किसी को पूछे हुए ऐसे जगह को बना देते हैं ना जहाँ मर्जी आए, उन लोग उस चीज़ को कहते हैं एनक्रोचमेंट्स। तो अब सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर लॉज बनाने ही बनाने होंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज आर्टिकल। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल? इस आर्टिकल का टोन एनालिटिकल था, तो पूरे इस पे एनालिसिस ही हुआ कि तो रेलवे की ज़मीन थी, फिर उन्होंने कैसे एनक्रोचमेंट किया, ठीक है। तो इसे भी एनालिसिस ही हुआ है इस आर्टिकल पे, ठीक है। द टोन इज़ एनालिटिकल। वोकैबुलरी, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा ताकि आपको लंबे समय तक इन वर्ड्स का मीनिंग याद रहे। मैंने इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए कहा था। अब हम आ जाते हैं अपने ऐसे की तरफ। तो डिस्क्रिप्टिव सेशन में जैसे कि आप जानते हो कि आपको एक ऐसे लिखना होता है, तो मैं आपको अपने हर एक सेशन में ऐसे का टॉपिक देता हूँ। तो आज का ऐसे का टॉपिक है कि राइट एन ऐसे ऑन द एनक्रोचमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इंसिडेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब किस चीज़ से एनक्रोचमेंट्स होती हैं हमारे इंडिया में, कैसे होती है, और उनका फिर रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाता है, किया भी जाता है या नहीं, कैसे किया जाता है, वो सब आपको लिखना है। सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल टू राइट दिस ऐसे, ठीक है। तो आपको 200 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना होगा, ठीक है, इस टॉपिक पे। सो नाउ विल बी वाइंडिंग अप। होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फैमिली ताकि उनका भी जनरल नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, and until we meet next time, take care.